ईरान पर हमले के 25 से ज्यादा लोग की मौत हो गई है, 25 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दूसरा बड़ा अपडेट क्या है, आईआरजीसी के खुफिया संगठन प्रमुख माजिद खादेमी की मौत की खबर भी आ गई है, जिसकी पुष्टि खुद ईरान की तरफ से की गई है। इसके बाद एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। तीसरा बड़ा अपडेट क्या है, देखिए इजराइल के तेल अवीव में भी कहा जा रहा है कि जो अवीव और पेटा टिकावा में भी आज हमले किए गए हैं। यानी तीसरा बड़ा अपडेट कि इजराइल के कई जगहों पर इस तरीके के ताबड़तोड़ हमले जारी है। वहीं कुवैत के बुशहर, कुवैत के आप कह सकते हैं कि बुबियान द्वीप पर भी अमेरिकी बेस पर हमले तेज कर दिए गए हैं, इस पर भी बड़े अटैक किए गए हैं। तीसरा चौथा अपडेट हमने आपको बताया और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों पर भी अटैक लगभग जारी है। इसके बाद युद्ध विराम यानी तेहरान फैसले के लिए कोई दबाव या डेडलाइन नहीं मानेगा, यह ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए ईरान कह रहा है कि हम युद्ध के लिए कोई डेडलाइन नहीं मानेंगे, अस्थायी युद्ध विराम के लिए हॉर्मुज नहीं खोलेगा ईरान, यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई टेम्पररी मेजर्स नहीं लिए जाएंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान बोला है कि आक्रामकता का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं और उसका जवाब भी हम देंगे। इसके बाद बिजली संयंत्रणों और पुलों पर हमला युद्ध अपराध होगा, यह ईरान की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया है। इसके अलावा ईरानी नेतृत्व और सेना के समर्थन में तेहरान में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देखिए लगातार ईरान के अंदर, ईरान तो रिजिम चेंज छोड़िए, अब अपनी सरकार, अपनी सुप्रीम लीडर के लिए सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और शायद यही अमेरिका के लिए एक मेजर कंसर्न इस समय बना हुआ है कि जहां रिजिम चेंज की बात हो रही थी वहां तो लोग समर्थन पर उतर रहे हैं और ना सिर्फ ईरान में बल्कि कई देशों में खबरें मिल रही है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए आईआरजीसी के खुफिया संगठन के प्रमुख की मौत की खबर भी आ रही है। हम आपको बता रहे हैं कि एक बड़ी खबर इस समय आ रही है कि आईआरजीसी के खुफिया विंग के जो चीफ थे उनकी मौत की खबर आ रही है। माजिद खादेमी की मौत की खबर आ रही है और ये देखिए खुद हमले के खादेमी की मौत की खबर है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी दी है कि उन्होंने इंटेलिजेंस चीफ को मार दिया है। आईआरजीसी के इंटेलिजेंस चीफ खादेमी की मौत की खबर इजराइल की तरफ से बताई गई, आईडीएफ की तरफ से अनाउंस किया गया कि उन्होंने इंटेलिजेंस चीफ को आईआरजीसी के मार गिराया। वहीं ईरान ने भी इस खबर की पुष्टि किया। मैं आपको बता दें कि देखिए इंटेलिजेंस चीफ यानी एक और बड़े कमांडर की मौत हो गई है, जिसको आईडीएफ की तरफ से बताया गया है। अब देखिए आपको बड़ी स्क्रीन पर एक बार फिर बताते हैं कि आखिरकार ये इंटेलिजेंस चीफ थे कौन। ईरान की सुरक्षा और क्रांति में जुटे रहे एक बड़े कमांडर के तौर पर इन्हें देखा जाता था और इनको ये माना जाता था कि ये इंटेलिजेंस गैदरिंग यानी ना सिर्फ देश में क्या चल रहा है बल्कि बाहर कैसी चीजें जुट रही हैं, कैसे इनपुट हैं, वो सारी जिम्मेदारी इनकी थी। ईरान की सुरक्षा और क्रांति से जुड़े इनपुट खुफिया सुरक्षा अभियान में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी और ये भी लगातार कि आखिरकार अमेरिका ने कौन कौन से बेसिस पर किस किस जगह पर क्या क्या डिप्लॉयमेंट किया है, ये सारी जानकारियां साझा करने में इनका बहुत योगदान था। दशकों तक खादेमी ने ईरान की सेवा दी है और यह बात बता दें कि उनका योगदान भविष्य के लिए स्थायी और शिक्षाप्रद रहा है। और देखिए हम आपको तमाम इनपुट दे रहे हैं कि आखिरकार ये कमांडर इस समय इतना महत्वपूर्ण क्यों था और एक बार फिर से आईडीएफ की तरफ से दावा किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पड़े उपाध्याय इस समय तेल अवीव से मिल रहे हैं, वे तेल अवीव का रुख कर लेते हैं। पड़े देखिए ये तो तय है कि अब तक कई कमांडर्स को मार दिया गया, करीबन 50 के करीब ऐसी संख्या है जिसमें आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है उन्होंने कमांडर्स को न्यूट्रलाइज किया है। लेकिन फिर भी ईरान की तरफ से रिटेलिएशन तो अब भी हो रहा है, लगातार उसकी तरफ से कार्रवाई हो रही है। तो क्या माना जाए कि एक लेयर आप मारते हैं फिर दूसरी लेयर वो खड़ा कर देते हैं, फिर आप दूसरी लेयर को मारते हैं तीसरी लेयर खड़ा कर देते हैं? ईरान ने भी स्ट्रैटेजिकली इन सारी चीजों का पर काम बहुत पहले से किया हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सुमित। ईरान ये लंबे समय से जानता था कि इस तरीके की टारगेटेड स्ट्राइक हो सकती है और इनफैक्ट अगर आप देखें तो इस युद्ध के शुरू होने से पहले भी ईरान की टॉप लीडरशिप हमेशा निशाने पर रही है, चाहे उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हों या 12 दिन की लड़ाई के अंदर जो उसके टॉप कमांडर्स मारे गए थे। और उसके बाद अभी भी देखा गया है कि लगातार ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, आयतुल्ला अली खमेनी जो कि सुप्रीम लीडर थे, उनसे लेकर ईरान के नौसेना प्रमुख से लेकर खादेमी जो कि इंटेलिजेंस के प्रमुख थे, उन सब लोगों को निशाने पर इजराइल पहले से लिए हुए है और उसके बाद लगातार इन स्ट्राइक्स के अंदर उनको एलिमिनेट करने का सिलसिला जारी है। इससे दो चीजें सामने आती हैं। पहली बात ये
कि जब तक किसी तरीके का कोई समाधान या किसी तरीके का कोई सीज़फायर नहीं होता, इज़राइल के ऑपरेशन के अंदर किसी तरीके की कोई कमी नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ ये है कि ये जो टारगेटेड स्ट्राइक है, यानी जो टॉप लीडरशिप है, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उसको निशाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें ईरान की रणनीति का आपने ज़िक्र किया, तो ईरान की रणनीति शुरू से यही थी कि एक तो इंडिपेंडेंट लीडरशिप का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, यानी जो उसके 31 प्रांत हैं, उन तमाम प्रांतों के अंदर जो लीडरशिप, लोकल लीडरशिप है, और उसके बाद चेन ऑफ कमांड कुछ इस तरीके से बनाई जाए कि यदि टॉप टियर ऑफ लीडरशिप खत्म भी हो जाता है किसी तरीके से, तो जो जो नंबर 2 है या नंबर 3 की पोजीशन पे है, वो अपने आप नेचुरल सक्सेशन में आ जाए, और जो उनके पास कमांड्स हैं, अपने कम्युनिकेशन भी वो हो, पेपर रिटर्न कम्युनिकेशन जो है उनके जरिए ही काम कर रहे हैं। जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस होते हैं या रेडियो कम्युनिकेशन है, उनकी बजाय जो वेल इंस्ट्रक्टेड लोकेशंस हैं, जो पहले से कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनके ऊपर लोकल कमांडर्स को ये निर्देश हैं कि आप जो है जब मौका मिले तब आप इन टारगेट्स के ऊपर रॉकेट या मिसाइलें जो है वो ड्रोन दागना वो जारी रखें। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, एक डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ईरान ने भी बनाने की कोशिश की है, और शायद यही वजह है कि ये लड़ाई इतने दिनों बाद, इतने टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बावजूद भी लगातार चल रही है।